बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। आप लोग वीकेंड प्लान कीजिए और जो कल हुआ उसके बाद हमारी सियासी शख्सियात क्या प्लान कर रही हैं। एक्चुअली जो कहा जा रहा था ना कि कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, सो अवाम को सरप्राइज़ मिला, किसको सरप्राइज़ मिला, ये हमने आगे चल के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करना है। आज के शो में हमारे मेहमान भी हैं और इसके साथ साथ कुछ सेगमेंट्स भी हमने रखे हैं आज के शो के लिए। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं, हमारा सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। अमानत रसूल साहब हमारे साथ, हमारे स्कॉलर मौजूद हैं, आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कुल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंसान मेहनत ना करे, कोशिश ना करे और आगे बढ़ने की तमन्ना ना रखे, बल्कि तवक्कुल ये है कि इंसान हर तरह अपनी तरफ से मेहनत करे और आखिरी हद तक मेहनत करे और उसके बाद फिर अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे। यानी जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, आप पूछते हैं भाई आपकी सवारी कहाँ है, तो वो कहते हैं जी मैंने अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दी है। आपने फरमाया कि नहीं, ये तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल ये है कि तुम अपने ऊँट को बांध कर आओ और फिर उसे अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दो। यानी तवक्कुल दर हकीकत ये है कि जब आप जहाज़ से छलांग लगाएंगे, आप अपना पैराशूट अच्छे तरीके से चेक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद आप जहाज़ से ज़मीन पे छलांग लगाएंगे। तवक्कुल ये नहीं है कि आप पैराशूट भी ना बांधें, कुछ भी ना करें और फिर आप छलांग लगा दें, ये तवक्कुल नहीं है। तो तवक्कुल का सही मतलब हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, वो ये है कि हमें कभी भी स्ट्रगल, मेहनत, मुशक्क़त और कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब कुछ करते हुए भरोसा अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए कि हमारी इस मेहनत, कोशिश और मेहनत में रंग भरने वाला और हमें इसका नतीजा देने वाला वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। ये सही मफ़हूम है तवक्कुल का। उसको क्या कहा जाए, डेवलपमेंट कहा जाए, सरप्राइज़ कहा जाए, या फिर कोई एक्चुअली जादू चल गया, जादू की छड़ी जो थी वो काम आ गई। खैर, कल की तमाम तर सिचुएशन पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है दुर्रे नायाब? बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बहुत सारे टीवी चैनल्स पर प्रेडिक्शन देख रहे थे, बड़े बड़े तजियाकार, बड़े बड़े एंकर्स इस मामले पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो कल हुआ वो वाकई मुझे लगा है कुछ जादू चला है। देखें, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के मौक़िलात जो है ना वो बेखबर रहे और जादूगर जो सियासत के थे वो अपने जादू चला गए और इस पर कोई शक नहीं है कि उनकी इस मूव के बारे में शायद कोई किसी एक या दो बंदों को पता हो। बिल्कुल। और मैं तो बल्कि ये कह रहा था कि जिस दिन ये दोनों एक आरामदेह सोफे पे पाए गए तो जी तो उसी दिन समझ आनी चाहिए थी। जब कहानी उसी दिन ही समझ आनी जब उनका रिलैक्स और उनके चेहरे, लोगों ने ऐसे ऐसे तज़किये पेश कर दिए। उन्होंने कहा जी जब जरदारी साहब निकले हैं ना शाह से मिल के, उन्होंने विक्ट्री का साइन और मुस्कुराया सिर्फ इसलिए ताकि वो मीडिया को दिखा सके। अंदर से वो हार चुके हैं, अंदर से वो टूट चुके हैं। और हम जब बुध को प्रोग्राम में बैठे थे, आपको याद होगा, तो मैंने भी कहा था कि अब एक ही चीज़ है, वो जरदारी साहब है और जरदारी साहब की सियासत और विजन के मुताबिक मैं उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ जो विजन उनके पास है, मतलब कल के तो बाजी पलट दी उन्होंने। अब आप चाहे इसको जितना मर्जी कहें कि जी हमजा शहबाज साहब की ये जो कामयाबी है वो मुख्तसर है, कुछ अरसे के लिए, बहरहाल कामयाबी होती है। सेकेंडली ये एक सियासी बसीरत की जो है ना वो नाकामी है, मैं समझता हूँ पीटीआई की, जो कि उनको यही समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। वो एमपीएस को रो रहे थे भी कि एमपीए खरीदे जा रहे हैं, कोई 70 करोड़ लग गए, कोई 40 करोड़ लग गए। भाई एमपीए पे तो जरदारी साहब काम ही नहीं कर रहे थे। वो तो अपना जो इनका बिछाया हुआ जाल था, आपको याद होगा 20 एमपीएस जो नाअहल हुए और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लेके ये आए और फिर ज़िमनी इंतखाबात लिए, उसी जाल में तो फंसा रहे थे वो। और इत्तेफाक से ऐसी बात है कि इस बार कोई भी जी शऊर बंदा इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसे ही लोगों ने कहा जी कि एक लियाकतपुर के एमपी हैं, तुर्की चले गए। पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने आके वीडियो बयान दे दिया जी कि मुझे 70 करोड़ की ऑफर हो गई, हमें 50 करोड़ की ऑफर हो गई। भाई मैं तो देखें, उन्होंने पीटीआई की इस जो मनफी सियासत है ना उसका भी रुख हो रहा है कि जी जो इन्होंने कहा था कि एमपीएस को पैसे, भी एमपीएस को अगर पैसे मिले होते तो कल रिजल्ट और तरह से
और होता, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि जो जाल आपने बिछाया था उस वक्त भी माहिर कानून ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट जिनकी सोच थी वो ये कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए। आप MPS का जो मुंतखब अरकान है उनकी राय का रास्ता रोक रहे हैं। अगर एक बंदा किसी जमात का MP है और उसको पार्टी के सदर से या पार्टी के उस वक्त के वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से इख्तलाफ है, तो वो कहाँ जाके अपनी दाद रसी करेगा? वो कहाँ जाके आपको बताएगा जी कि मुझे इस पे अदम एतमाद है? आपने उसका हक छीना उस वक्त, तो अब इस चीज़ को हजम करें ना। आप इस चीज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं। एक चीज़ जो आपने बुनी थी आज उसमें आप फंस गए हैं, वो जाल जो है आपके सामने आया है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट अच्छा, क्योंकि अभी अपडेट ये चल रही है कि डिप्टी स्पीकर ने परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं गैर आनी रूलिंग दी, तो वाकई क्या डिप्टी स्पीकर का ये इख्तियार नहीं था? कल जो डिप्टी स्पीकर ने किया, उनके पास से खत आया, ऑल दो सोशल मीडिया पे इस खत को लेकर बड़े मीम्स भी चलना शुरू हो गए। अच्छा, वो देखे ना, लोगों ने तो कासिम सूरी साहब की तस्वीर लगाई कि वो अमरीकी खत लहरा रहे हैं और साथ मजारी साहब की तस्वीर लगाई कि वो गुजराती खत लहरा रहे हैं। फिर किसी ने लिखा कि इमरान खान साहब जो है ना वो X और Y के पीछे फिरते रहे और काम जो है वो Z दिखा गया। तो बातें तो ठीक है, चलिए तंजो मज़ा होना चाहिए। आपको जिस तरह हमने उस दिन 22 के बाद इस बात को अप्रिशिएट किया कि जिस तरह नून लीग ने तस्लीम किया और उन्होंने कबल अज़ वक्त नताइज देख के अवाम की राय को, सबर का फल तो नहीं मिल गया उनको। मेरा ख्याल है ना, मैं हैरान था कि नून लीग इतनी जल्दी से इतनी ज़्यादा वो होता नहीं है, लेकिन उन्होंने अवाम की जिस तरह राय का एहतराम किया, तो आप पार्लियामेंटेरियंस की राय का एहतराम करें। बिल्कुल। देखिए ना, आप 20 साल, अब अगर आप मुझे थोड़ी इजाज़त दें तो मैं रफ एंड टफ बात करने लगा हूँ कि आप 20 साल एक बंदे को साबित करते रहे कि वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो डाकू आला है, ठीक है जी, वो पता नहीं अजाब इलाही है। अजाब इलाही का जो परवेज़ इलाही साहब को खिताब दिया था वो नून लीग तो नहीं दिया था ना। ऐसे ही अब मैं कौन सी बातें आपको याद करूँ दोबारा जाके, ठीक है। अब अगर सियासी तौर पर आपने 20 साल बुरा भला सुना, आपने 20 साल गालियां खाई, आपने 20 साल उल्टे सीधे लकब जो है वो बर्दाश्त किए, तो अगर आप सियासी तौर पर समझते थे कि हम इस चीज़ के मुतहम्मल नहीं है कि ऐसी सियासी जमात जो हमें क्या क्या कुछ करती रही, हम इनके साथ नहीं चल सकते। और परवेज़ इलाही साहब का जो मैंडेट था उस पर चौधरी शुजात साहब ने बड़ी बैलेंस बात की है। मैं उनको बिल्कुल कहूँगा कि वो कहते थे कि इस जमात के साथ नहीं है, आप किसी और जमात के साथ आएँ, आप किसी और तरफ खड़े हो जाएँ, परवेज़ इलाही है, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है जी। और फिर जिस वक्त इन्होंने ये तय किया था, कल मैं तज़िया सुन रहा था, बहुत अच्छा सोहेल बड़ाई साहब का तज़िया था, वो कहते हैं जिस वक्त ये तय हुआ था कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो इमरान खान से नहीं मिलेंगे, उन्होंने चौधरी शुजात साहब को कहा मैं नहीं मिलूंगा, तो अगली रात ही वो जाके बनी गाला उनसे खुफिया मुलाकात कर रहे थे। तो फिर उस वक्त क्या अखलाकी जवाब था दोनों भाइयों में, दोनों भाई, ठीक है। आज अब उनकी अखलाकियात बता रहे हैं तो बात तो बड़ी बैलेंस की है कल सोहेल साहब ने। तो ये बातें जो है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी इवन की, मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि ये वो जर्नलिस्ट है जिनकी बातों का वजन है और जो इनके मुशावरत में भी शामिल होते हैं मुलाकातों में। आप सियासी तौर पे, इखलाकी तौर पे, और अब आप बाकायदा पार्लियामेंट में आप हारे हुए हैं, इस चीज़ को तस्लीम कर लें, वक्ती तौर पे कर लें ना। अभी तो देखें आप अदालत में गए हैं, अदालत क्या फैसला करती है, हमजा साहब वज़ीर आला रहते हैं नहीं रहते, लेकिन जो कल सियासी मात है ना, इसके लिए मैं वाकई बतौर एक सियासत का तालिब इल्म होने के नाते भी मैं ज़रदारी साहब को जो है ना वो मान लिया। बिल्कुल ऐसे। आप क्या मतलब पूरी दुनिया जो है कह रही है कि मतलब बाजी ऐसे पलटी है। मुझे कुछ कल के दिन के आगाज़ में बताएं, जब पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ, लोगों की आमद MPs की शुरू हुई, तब कुछ ऐसा लग रहा था कि गेम इस तरफ जा सकती है? इजलास शुरू होने से 5 मिनट पहले भी किसी को नहीं पता था, ठीक है। 5 मिनट पहले भी जो ये मजाक लिख रहे थे PTI वाले कि वो MPS की हिफाजत किस तरह की जा रही है, अगर कोई कुछ डिमांड करता है तो उसको बसों में सारे आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कोई जाने नहीं दिया जा रहा, उनको हिलने नहीं दिया जा रहा, कुछ के मोबाइल रख लिए हैं, किसी को लोगों से कम्युनिकेट नहीं करने दिया जा रहा। छोटे बच्चों की केयर की जाती है, पल पल उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन फिर उनको ना 5 या 10 मिनट पहले कोई अंदाजा हो गया था कि हम तो किसी गलत बंदे की हिफाजत करते रहे, कार्रवाई तो कहीं और चली गई है। किसी ने ये लिखा कि एक्चुअली ये वो बच्चों की हिफाजत करते रहे, तो उधर से जो है ना वो चौधरी साहब को काबू करना चाहिए था, हिफाजत उनकी करनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि फिर तस्वीर पे वापस आना चाहूंगा कि असल कहानी तस्वीर में तो थी जिसको हम भांप नहीं सके, जिसको मतलब कि हम सिर्फ ये जरूर कह सके, मतलब आप भी कह रही थी कि जी ये तस्वीर जो है ना कुछ बोल रही है और हम उसको शायद नहीं समझ रखते, हमें भी अच्छा, और उस तस्वीर को देखा भी बहुत दफा है आपने सोशल मीडिया
कि सोशल मुख्तलिफ मीडिया ने जो फोटो सेशन उसके जो फोटोशॉप्स किए हाँ, उसको कहाँ से कहाँ कहाँ से मिला कहाँ मिला दिया, दिया, किसी सही ने कहा किसी आपने। को गोद में बिठा दिया, किसी ने किसी को साथ। सब लोगों की तो मैं कहती मैं हूँ समझता हूँ कि यार अगर ये सियासी वर्कर की हालत है कि वो बिल्कुल। फोटोशॉप से गुस्सा निकाल रहा है किसी पे, तो फिर काबिल रहम नहीं तो और क्या है, मुझे बिल्कुल बताएं सही आप। कहा आपने। खैर अब कुछ आ जाते हैं कि एक्चुअली इसके बाद होगा क्या। अब जब परवेज इलाही साहब ने एक बार अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने आज हल्फ उठा लिया है, अब इसके बाद आगे पंजाब के वजीर आला का इंतखाब तो हो चुका, मुस्तकबिल क्या है। ब्रेक पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब आज सुबह गवर्नर हाउस में हल्फ उठा चुके हैं। अब परवेज़ इलाही साहब एक बार फिर से अदालत की तरफ जा चुके हैं। क्या होगा दुर्ने अब आगे? देखिए जी, मैंने जैसे पहले कहा कि हो सकता है कि ये वक्ती खुशी हो PMLN की और तमाम PDM की, और हमजा साहब जो है ना वो एक दफ़ा अपनी सीट पे तो बैठ गए हैं, लेकिन बात कल से फिर मुंसलिक करूँगा कि एक दफ़ा जो सियासी बसीरत होती है ना, एक बंदा कभी भी सियासत में ये ना समझे कि वो चीज़ हरफ आखिर है, और जो वो सोच रहा है, जो वो कह रहा है, जो वो सर्टिफिकेट सियासियात की बांट रहा है, वो चीज़ एंड है। बिल्कुल। और किसी भी इंसान को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आज मैंने तो 3-4 नसीहत ली है ऑनेस्टली, मतलब कि हम लोग कोई इतने ज़्यादा तो 10 शनास नहीं थे, ना सितारा शनास थे, ना कोई हमें इल्मुल आदात था, लेकिन हमने सीखा है। मैंने ये 3-4 बातें सीखी हैं कि जी आप किसी चीज़ को हरफ आखिर ना समझें, आप किसी बंदे को अंडर एस्टिमेट ना करें, आप किसी की मुस्कुराहट को, आपकी रिश्तेदारियां, आपके मतलब हर चीज़ पे कुछ ना कुछ बाजी ले, और जो रोज़ा खुलने का टाइम होता है ना, इफ्तार उसी टाइम पे करनी चाहिए। ये मेरी कुछ दोस्तों को आज ज़रा दरख्वास्त है कि अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, आप खुदा के लिए आप वो निकाले ना कल वो जो PTI ने प्री कॉन्फ्रेंसेस की हैं वोटिंग की, आप वहाँ पे शहबाज गिल साहब को सुने कि मैं तुम्हारे सितारे उतार दूंगा, मैं तुम्हारे तलवारें उतार दूंगा, IG तुमने जो कंधों पे लगाई हुई है यार, शहबाज गिल साहब की तो गुफ्तगू ही शामिल ना करें। मतलब आप हमेशा, सॉरी मुझे बहुत एतराज रहता है। नहीं मुझे भी है ना भाई कि आप कर गुजरे ना, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप कर गुजरे, आप कर गुजरे। आप अगर ये समझते हैं कि मैं इस तरह की सियासी शोबदाबाजियां करके, गैर संजीदा बातें करके कुदरत के भी एक दायरे में दाखिल होने की कोशिश करूंगा, तो फिर कुदरत भी तो थोड़ा इंतकाम लेती है ना चीज़ों को। तो आप ये जो कल समझते हैं, आप क्या समझती हैं कि इसके अंदर किसी कुदरत का अमल दखल नहीं होगा? आप क्या समझती हैं कि ये जो हालात साजगार हुए, चीज़ें इनके कंट्रोल में आई, सब कुछ हुई, बाजी पलट गई? आप ये और अपने नारों की तकलीद जो है उल्टी पड़ गई। आप तो 168 और 168 वोट लेके भी 10 सीटों के गुलाम निकले। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि जी आप 168, 167 MPS की सीट आपकी हैं और अब 10 सीटों की गुलामी कर रहे थे, और वही लोग जो 20 साल से आपके जालिम आला थे, अजाब इलाही थे, डाकुए आला थे, उनके साथ आप करते रहे। तो आप अगर इखलाकियात का दर्स देते हैं तो खुदा के लिए सोच के दीजिए कि आप किस इखलाक का दर्स दे रहे हैं, आप अपनी जुबान का क्या दर्स दे रहे हैं, आप सरकारी अफसरान को क्या मैसेज दे रहे हैं, आप उनकी वर्दियों की किस तरह तस्दीक कर रहे हैं, आप उनके चांद सितारे वर्दियां, भाई ये किसी सियासी जमात की दी हुई तो नहीं है ना, ये तो आइन देता है। अगर किसी IG की वर्दी है और अगर वो वेल डेकोरेटेड है विद तमाम जो उसके डेकोरम है, तो ये किसी, क्या मुझे बताएं, आपने किसी नून लीग ने, आपने नहीं, पीपल्स पार्टी ने दी है, ये PTI ने दी है। मैं तो कल उनकी वो बात सुन के, चले बाकी सारी बातें ठीक है कि जी आपने जुल्म किए, आपने लोगों की बातें की, आपने पता नहीं हमें पता नहीं कितने दुख दे दिए, ठीक है दिए होंगे भाई, लेकिन ये जो चांद सितारे उतार दूंगा, मैं तुम्हारी तलवारें खींच लूंगा जो आपके कंधों पे लगी हैं, बहुत ये चीजें इखलाकियात को आपको हर सूरत आप मुझे फिर बताएं, आप मुझे बताएं कोई जिम्मेदार बंदा भी, इंडिपेंडेंट बंदा भी हो, जिस तरह हम लोगों की बहुत सारी राय है, तो हम लोग बैठ के इखलाकी तौर पे अपने ऊपर अफसोस या मातम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे कि यार हम किन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, हम किन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब हमारी भी बेबसी देखे जी बतौर साफी कि 3 साल 7 महीने इनको समझाते रहे कि यार आप क्या कर रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, किसी मिनिस्टर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मिनिस्ट्रियाँ उथल रही हैं, पथल हो रही हैं, 4 दिन नए वजीर आ रहे हैं, 5 दिन इधर जा रहे हैं, MPS जो है वो खुद डरे हुए हैं कि पता नहीं इमरान खान साहब क्या फैसला कर दें। लो जी एंड पे वही हुआ कि एक बहुत अच्छी तरीके से गेम इनके हक में हो गई और सारी साजिश जो है, जो अमरीकी साजिश थी,
उसका सारा बेनिफिशरी जो है वो ये लोग हो गए। और अगर वोट पे बात की जाए और बात की जाए इनकी परफॉर्मेंस पे तो वो सिफर थी। हाँ। लेकिन अगर हालात जो बदले वो इनके हक में ऐसे हुए कि इनको 100% रिजल्ट मिल गया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि साजिश तो उस दिन ही होगी थी। हाँ। कि जब आपकी वोट पे और आपकी परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेशन नहीं हो रही थी। अब हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और अभी एक सहाफ़ी ने सवाल भी दुरे नया पूछा कि क्यों नहीं आप अपोजिशन में बैठ के सुकून से सियासत करते, और आप कह रहे हैं ना मुल्क में अमन होना चाहिए, तो फिर आप फैसले को कबूल करें, आराम से बैठ जाएं, तो क्यों नहीं ऐसा कर रहे? वाकई ये अच्छी ऑप्शन नहीं है? नहीं देखिए, मैं तो इसी को सपोर्ट किया है कि जब 22 जुलाई का इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होने से पहले मुस्लिम लीग नून ने हार तस्लीम कर ली थी। बिल्कुल। और वो सारे आराम से सुकून से घर में बैठ गए थे, अंदाज में, अच्छे अंदाज में। उन्होंने अपने सियासी दफ्तर खाली कर दिए। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, तमाम जिम्मेदार, सबसे पहले मलिक अहमद खान साहब ने, उसके बाद हमजा ने, फिर सब ने ये कहना शुरू कर दिया था हमने अवामी मैंडेट का एहतराम किया। ठीक है जी, हम बैठ गए हैं सुकून से, ठीक है। अब आप कहते हैं, वो कहते हैं अगर इस बात पे कि नहीं जी पीटीआई ने बहुत ज्यादती कर दी है जी, हम अदालतों में चले जाएंगे और ज़िमनी इलेक्शन के खिलाफ हम रिटें और पटिशनें दायर कर देंगे। भाई आप एक प्रोसेस होने से पहले, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये कल जब प्रोसेस हो रहा था इसके दौरान ही फवाद चौधरी साहब का एक बयान सामने आया उनके नाम से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे कि जी अब ये प्रोसेस चूँकि शफाफ नहीं हो रहा, लिहाजा हम हद के इज़्ज़त की एप्लीकेशन हमने कह दी अपनी लीगल टीम को वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दें। अभी वोटिंग नहीं स्टार्ट हुई, अभी वोटिंग स्टार्ट होने के लिए वो सफबंदी हो रही है, डिप्टी स्पीकर आ रहे हैं सारे। भाई अगर इस तरह हर फैसले से कबल और हर फैसले के दौरान दबाव डालेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? अभी भी खड़े खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 सनदें बांट दी उन्होंने, ऐसे ही है। उन्होंने आपको सनदें दे दी हैं कि जी ये आइन की भी बालादस्ती नहीं रही, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी धज्जियां में खेल दी गई हैं, और दूसरी तरफ आप जो है अभी जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो है जिस पे आपने पिटीशन फाइल की वो क्या फैसला सुनाती है, और हमें उम्मीद है वो इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। यानी कि यार आप एक इंसाफ करने वालों को भी एक सांचा दे रहे हैं कि वो क्या इंसाफ करेंगे, और वो क्या इंसाफ करने जा रहे हैं। यानी कि अगर ये इनकी जो उम्मीद है अगर वो हुई तो इंसाफ करेगी, अगर उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो इंसाफ नहीं होगा। तो इस सोच को जो है ना, मेरा ख्याल है कि हम सब पाकिस्तानियों को, हम सबको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए कि जी आप एक प्रोसेस को चलने दें, आप एक प्रोसेस को होने दें। और अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ वापस कि जी आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? वो है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन से पहले ये छोटी मोटी ऊंच नीचे आती रहती है, सियासत है, और सियासत का हुस्न और खूबसूरती है कि उसको बर्दाश्त करें। बिल्कुल। आप अल्टीमेट अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं, आप उसकी सीमत खो तो नहीं रहे। आपने ये देखना चीज़ों की तरफ, बजाय कि आपने ज़िमनी इलेक्शन में पढ़ के, भाई उन्होंने भी 15 सीटों पर हार तस्लीम कर ली है, तो आज आप जो कहते हैं कि जी वक्ती तौर पर वज़ीर आला बन गए, तो वक्ती तौर पर रहने दें। आप अल्टीमेट गोल के लिए क्या कर रहे हैं? आप इस मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या प्लान है कि इस मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? आपके पास क्या प्लान है कि इंटरनेशनल करेंसीज जो फॉरेन करेंसीज हैं उसके अंदर ठहराव आ जाएगा? जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर तमाम सियासी जमातें बैठ के ये बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि ठीक है, अगर नून लीग के जाने से और हमजा शहबाज शरीफ के उतरने से आपकी इन चीज़ों के अंदर इस्तेहकाम आता है और आपका डॉलर जो है वो 200 पे वापस आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि मैं जितना जानता हूँ तो नून लीग वाले इतने भी अब बेसब्रे नहीं है। वो कहेंगे ठीक है जी हम घर चले जाते हैं, ठीक है जी आप ले आए आके बाद इस चीज पे, इस मोड पे तो कोई दे भाई, इस मोड पे कोई बात करने को आए तो सही, इस चीज पे कुछ सोचे तो सही। आप तो सियासी तौर पे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सियासी तौर पे क्या, यहाँ तो अभी आपने गुफ्तगू सुनी, जातियात पे भी उतर आते हैं। अब आप सियासी तौर पे बताएं कि सियासी तौर पे जो पावर गेन की है 22 जुलाई को, जो सियासी तौर पे 17 जुलाई को जो पावर गेन की गई है ज़िमनी इलेक्शन में, उससे आपके मुल्क की इस्तेहकाम, आपके मुल्क की डॉलर करेंसी रेट पे कंट्रोल, आपके मुल्क पर गैर मुल्की कुव्वतों का, गैर मुल्की मार्केटों का एतमाद कहाँ से बढ़ा है? आप मुझे बताएं। और आज अगर हमजा साहब उतर भी जाते हैं, भाई चले उतर जाते हैं आज, और आज परवेज इलाही साहब आ जाते, ठीक है, आप इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त है उसको कैसे काबू करते? इसका जवाब नहीं देते। आप जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, वो चोर है, वो विक्ट्री का निशान बना रहा है, वो ये कर रहा है, वो जी ये है, उसको दुनिया पसंद नहीं करती, उसको पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं, उसको बताए कि परवेज इलाही साहब तो चलें ठीक है, जो है मतलब चौधरी साहब की नहीं समझ आ रही कि फवाद चौधरी हमारे मुल्क के वजीर ममलिकत रहे हैं, हमारे मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, बड़े समझदार हैं, कानूनदान हैं, कानून को समझते हैं,
और बड़े वज़ादार भी थे, जब तक खुद भी काफ लीग में थैंक थे, गॉड आपने यही कहा, खुद भी काफ लीग में थे। थैंक गॉड मैंने कहा ये तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी, और ये चीज़ ट्रिकल डाउन होती है। अगर आज आप जिस चैनल में बैठे हैं, अगर हमारा चैनल कहे कि जी आप जातियात पे बात करें, हमारा चैनल हमें ये कहे जी कि आप कहे, हमें तो नहीं इजाज़त यहाँ पे बैठ के, हमें तो चीज़ों पे सख्ती से रोका जाता है। तो अगर आपके, अब मैं तो यही कहूँगा कि क्या ऊपर की डिमांड है कि फिर चौधरी साहब जैसे वज़ादार लोग भी, कानून समझने वाले भी, खुद कानून दान इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि जी डिमांड ही है, तो फिर डिमांड बिल्कुल ऐसा ही है। खैर अब देखें आगे क्या होता है जी, दुआ यही है कि कुछ अवाम के लिए भी इस सियासी अदम इस्तेहकाम में जो बेहतरी आए और अवाम के लिए कुछ बेहतरी निकला है, अदरवाइज जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो हमें नजर आ रही है। आप फॉरेन करेंसी का रेट भी दिखाया करें सियासत की बात करने के साथ, वो तो हमारे रोज दिखाते हैं सियासत के साथ उसको ना सियासत के एक वो फट्टे में रखा करें, ताकि एक तरफ सियासत डिस्कस हो रही है और एक तरफ मुल्क की सूरत हाल आपने लोगों को परेशान करना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अहम भी और बार बार इस पे बात करना भी इसलिए ज़रूरी है कि ये मुआशरे में वो रवैया है जो हर मनफी रवैये की मैं कहूँगी जड़ है, हर मनफी रवैये को जो है वो परवान चढ़ा रहा है। अदम बर्दाश्त, कोई भी किसी की बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, अब वो चाहे पॉजिटिव सेंस में हो, कोई नेगेटिव सेंस में हो, चाहे आप किसी के लिए पॉजिटिव तनकीद करें या नेगेटिव करें। ऑल दो नेगेटिव रवैये, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आई डोंट नो लोगों को क्या मिलता है, एक एक मिनट पे किसी को बातें लगाकर, एक एक मिनट पर किसी को टॉन्ट कर कर। घरों में ये रवैये बहुत ज़्यादा हैं, हर तरह के रिलेशनशिप में ये रवैये बहुत ज़्यादा हैं। सो अपनी पर्सनैलिटी को कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर समझना कि जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ, अब ये इटसेल्फ एक मनफी रवैया है। खैर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी अदम बर्दाश्त। क्यों लोगों में अदम बर्दाश्त है, आप किसी को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे, किसी की कामयाबी को, फिर आप किसी की पर्सनालिटी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, जेलसी, हसद, मतलब हर मनफी रवैया सिर्फ एक अदम बर्दाश्त से जो है वो आगे चल रहा है। कैसी पर्सनालिटी होती है इन लोगों की, ऐसे लोग एक लेवल पे जाकर दूसरों को नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब स्टूडियो में मौजूद है, वेलकम कहेंगे उन्हें शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चले? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिरा मुझे बताइएगा, ये रवैया जिस पर हम बात करने वाले हैं अदम बर्दाश्त, मैंने कहा कि बहुत सी बुराइयों को जन्म देता है। लोग आते हैं इस रवैये के साथ इस लेवल पर पहुँचे हुए कि वो दूसरे को नुकसान पहुँचाने की हद तक चले जाते हैं। बिल्कुल, अदम बर्दाश्त का मतलब ही यही है कि बर्दाश्त ही ना कर पाना। एक यूजली बड़ी आपने कॉमन सी बात सुनी होगी जो अक्सर हम लोग कहते हैं, मुझसे बुरी बात और गलत बात नहीं बर्दाश्त होती, मुझसे गलत, यानी व्हाट इज़ दिस देन व्हाट यू कैन टॉलरेट। अगर आप गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, अगर आप गलत रवैया नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, बर्दाश्त डज नॉट मीन कि आपने बस उसको अपने अंदर लिए जाना है, बल्कि आपने उसको बेहतर तौर पे मैनेज करने की कोशिश करनी है। और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जब हम बर्दाश्त की बात करते हैं तो लोगों को शायद ये कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाता है कि हम बात करेंगे आप सहे जाएं, आप सहते रहें। दिस इज़ नॉट सहना ओनली, ये सहना नहीं है, बल्कि इस चीज़ को इस तरह से मैनेज करना है कि वो जो अगला बंदा गलत रवैया आपके साथ इख्तियार कर रहा है उसको रिएक्ट भी नहीं करना आपने, मगर उसको और अपने ऊपर भी नहीं असर होने देना, उसकी नेगेटिविटी का अपने ऊपर भी नहीं असर होने देना कि आपका रवैया नेगेटिव हो जाए, ठीक है। एंड देन यू आर डीलिंग विद दैट बिहेवियर इफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको डील करें तो हम कहेंगे कि कोई भी इंसान बर्दाश्त को जो है प्रैक्टिस कर रहा है, रादर सेइंग दिस मैं गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं गलत, व्हाट डू यू मीन, यानी मुझे बिल्कुल ही नहीं। अक्सर मैं ट्रेनिंग्स करवाऊँ ना तो अक्सर मैं जब लोगों से पूछती हूँ कि अच्छा आपको अपनी बैड क्या एक वीकनेस अपने अंदर क्या नज़र आती है, व्हाट इज़ दैट, तो अक्सर मोस्टली लोगों की ये बात आती है मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो फिर आप बर्दाश्त क्या कर रहे हैं, ये पहला सवाल है एक्चुअली। एंड देन जब हम ये बात करते हैं कि ये अदम बर्दाश्त जो है ना, ये एक दिन की बात नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग कि जी आपने मुझे आज कुछ कहा और मैंने आज ही आपको रिएक्ट करके अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर दिया। इट कम्स थ्रू द सीरीज एंड द टाइम, और बहुत लंबी एक चीज़ जो है चलती है, उसके बाद आपका एक बिहेवियर बनता है। बिहेवियर्स एक दिन में नहीं बनते, और वो बिहेवियर जो है उनको बनने में, उनको रिवॉर्ड होना, यानी किसी बिहेवियर को पक्का करने में उसको
जिसको आप कहते हैं रिवॉर्ड का मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। और जब आप इंटॉलरेंस अपने घर में शो कर रहे होते हैं, जैसे एंगर की सूरत में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है हमारी सोसाइटी में, मैनिफेस्ट होता है लो टॉलरेंस जो है हमारी फैमिलीज़ में। अब उस लेवल के ऊपर हम उसको बढ़ावा कैसे देते हैं? हम बड़े कॉमन हमारे जवाबात हैं कि हम उस बंदे को कभी भी मना नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें डरा रहा है अपने गुस्से से, और हम उससे डर के उसके उस गुस्से को बढ़ावा दिए जा रहे हैं। हम उसको रोक नहीं रहे कि एक्सक्यूज़ मी कि आप जो है ना थोड़ा सा तरीके से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। हम अपनी बहुओं बेटियों को, छोटे बच्चों को जो बड़ों से ज़रा छोटे होते हैं, उनको ख़ास तौर पे ये बात समझाते हैं कि देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें पता है वो गुस्से में आ जाता है, तुम उस वक्त क्यों बात करते हो, ये है वो। इस तरह की चीज़ें हम यानी अगले बंदे के लो टॉलरेंस को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो देते हैं। अब एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट बैड कि चलो आप लोगों को ये सिखा रहे हैं कि आप अगले बंदे का बिहेवियर बर्दाश्त करें, मगर ये आधी कहानी है। आपने बर्दाश्त कर लिया, अब दो चीज़ें आएंगी, या एक विक्टिम आएगा और दूसरा वो जो है जो कि आपको हर वक्त अब्यूज़ कर रहा है या लो टॉलरेंस आपकी तरफ इन्फ्लिक्ट कर रहा है आपको। अच्छा, अब जब वो बंदा जो एंगर आपके ऊपर फेंके जा रहा है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड कि आपने इसको कैसे रोकना है, तो फिर आप विक्टिम हमेशा के लिए बन जाते हैं क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। सो हमें पूरी बात करने की ज़रूरत है कि अच्छा जब वो ठंडे मिजाज में हो तो आप उससे उस वक्त बात कीजिए कि लुक ये आप ठीक है, एक बात गलत हुई थी जिसके ऊपर गुस्सा आ सकता है, मगर इस चीज़ को हैंडल करने का तरीका आराम से भी हो सकता है। सो काइंडली ये चीज़ जब आप बार बार उस बिहेवियर को बढ़ाने की बात करते हैं, चलता है कि आप किसी की बात से डिसएग्री एक दफ़ा करें, दो दफ़ा करें, अगला बंदा फिर बस आपके खिलाफ होना शुरू हो जाता है और अगला बंदा कहता है कि भाई ये तो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल अगेंस्ट है, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं करता है, अब मुझे भी ये नज़र ना आए, यहाँ से ही काम शुरू हो जाए। हाँ, ये भी एक बहुत जैसे अभी हम ये बिहेवियर वाली बात करें, ये भी एक छोटी सी पर्सनैलिटी का काइंड है कि जब हम अपने आप को बहुत परफेक्ट समझ रहे होते हैं, वी वांट के जी हमारे अंदर हम अकले खुल हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, और हमारी बात को फ़ौरन इन्फोर्स जो है वो यानी अगला बंदा उसको फ़ौरन अप्लाई कर ले, उसको ओबे कर ले। जब उसको नहीं ओबे किया जाता तो फिर आपका एक वो रिफ्ट जो है वो चलना शुरू हो जाता है और आप उसके ऊपर में भी अब्यूज़िव हो रहे हो। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चीज़ें जब हो रही होती हैं ख़ास तौर पे तब, एंड ये होता सिर्फ उस वक़्त है ना, ख़ास तौर पे इसी पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो जो है वो बनाई है। ये एक्चुअली होता इसके ऊपर है कि आपकी परवरिश जब हो रही होती है उस दौरान जो है ये सारे हम समझते ये हैं कि जी ये बाद में जाके कहीं आता है। नो, ये बाद में नहीं आता, आपके बचपन की जो तरबियत है एंड देन योर लाइफ ट्रॉमास। ऐसे लोग जो होते हैं जो कि लो टॉलरेंस का शिकार होते हैं, हमें यूजुअली नज़र आएंगे आपको कि वो फेलियर को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, वो अपने आप को रिजेक्ट किया जाना जो है बिल्कुल जो है किसी भी स्टेज के ऊपर किसी भी बात के लिए वो रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर पाते, बिकॉज ये उन्होंने सीखा ही नहीं है इसको मैनेज करना। फिर वो चीज़ें दूसरों के ऊपर जो है वो नज़र आ रही होती हैं, उसके ऊपर डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ किए जा रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जब हम लो टॉलरेंस की बात करते हैं तो हम में से लो टॉलरेंस, जैसे आपने बड़े खूबसूरती से एक बात की कि ये नेगेटिव रवैयों की जड़ है, ऑफ कोर्स ये जड़ है, और इसकी समझ हम इसी से ले सकते हैं जब लोग कहते हैं कि मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है। एंड देन जो है हम बहुत ख्याल करते हैं अपने खाने पीने का, हम अपनी बहुत सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, कपड़े पहने, आउटर पर्सनैलिटी जो है वो हमारी बड़ी चमकती धमकती होनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू आवर मेंटल हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू आवर बिहेवियर और पर्सनैलिटी, उसके ऊपर हमारा फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी हम वो पुराने ज़माने की या जो अभी से 10 साल पुरानी चीज़ें जो हैं उन्हीं को ही बिलीव किए हुए प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जब नई चीज़ हमसे इनकाउंटर करती है तो उसके लिए हमारा लो टॉलरेंस होता है। बिल्कुल ताहिरा, अब हमने हल की तरफ जाना है। क्या पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना है, हमारे जो इदारे तालीमी इदारे हैं, असातिज़ा हैं, उनको इस तरह के रवैयों पर काम करने की काउंसलिंग की ज़रूरत है? कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं? अना बेसिकली कहते हैं कि जब किसी कौम की तबाही का टाइम आता है ना तो इसके अखलाकियात सबसे पहले नीचे जाते हैं, और अखलाकियात आप देख सकती हैं कि लो टॉलरेंस उनमें से एक है। मीडिया पे देखें, एग्जैक्टली नौजवानों में तूफान बदतमीजी है हर वक्त, ये उसमें से एक है, ठीक है। ये जो लो टॉलरेंस हम बात कर रहे हैं, अब इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? आपको पूरी एक जो है ना, हमें सोसाइटी रीशेप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे नॉर्म्स, हमारी, मैं समझती हूँ कि बेसिक वैल्यूज़ जो है ना वो हैं तो वही, मगर उसकी मैनिफेस्टेशन बड़ी डिफरेंट हो चुकी हुई है, वो दूसरी तरह से अब हमें नज़र आना शुरू होगी।
जब आप सिर्फ मैं की बात करेंगे, मैं तो मैं का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है बिकॉज इट एम्पावर्स यू, मगर मैं कभी भी कंप्लीट किसी और के बगैर, कंप्लीट का मतलब ये है कि आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो किसी और के बगैर नहीं हो सकती। आपको सोसाइटी में जब रहना है तो आपने दूसरों को भी साथ लेके चलना है। कंप्लीट तो आप खुद ही हैं, पहले ही हैं, मगर एग्जिस्टेंस जो है, इंटर डिपेंडेंस जो है वो हमारी ज़रूरी होती है। अब उस इंटरडिपेंडेंस में आप सिर्फ मैं नहीं कह सकते, अगला बंदा भी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है ये सीखना। और ये आएगा कहाँ से? ऑफ कोर्स हमारी पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, मगर उससे भी पहले हमें अच्छे कपल्स लेके आने की ज़रूरत है। अच्छा शादीशुदा जोड़ा, अच्छा जिसकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी, वो अच्छे पेरेंट्स भी बनेंगे। और उसमें उनको सोचने की ज़रूरत है कि उनके लिए मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है एंड देन पेरेंटिंग के बारे में उनका क्या ख्याल है, और फिर हम इस चीज़ को देन वी कैन लीड इट टूवर्ड्स द एजुकेशन और वो सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हम लेके जा सकते हैं। क्योंकि आपने किसी सोसाइटी को अगर बदलना हो तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है वो ये बेसिक हमारे इंस्टीट्यूशन है कि आप पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा, और ख़ास तौर में उनमें से भी फीमेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करने की, ट्रेन करने की बात करें एंड आदमियों को कभी पीछे ना छोड़ें। बिकॉज जब आप सोसाइटी रीबिल्ड करना चाहते हैं तो उसमें दोनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुदरत का निज़ाम है, आप कुदरत के निज़ाम को ये अगर फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि एक तो हम ये समझते हैं कि एंगर को हमने एक नेगेटिव भी बड़ा लिया हुआ है। एंगर नेगेटिव नहीं है, कोई इमोशन नेगेटिव नहीं होता, या नेगेटिव का मतलब ये कि वो बुरा नहीं होता। हम इमोशन बुरा नहीं होता, हम उसको शो कैसे कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ उसको अच्छा और बुरा बनाती है। अगर आप एंग्री होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, मगर आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, ये आपको सीखने की ज़रूरत है और ये आपको सिखाया जाना चाहिए कि आपने अपने हर इमोशन को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। और ये फिर स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। जैसे कि मैं अक्सर ये जिक्र करती हूँ कि हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं जो कि अपने फ़न में माहिर होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं और अपनी फील्ड में कुछ ऐसा कर दिखाते हैं कि देखने वाले हैरान भी हो जाते हैं और अक्सर सरप्राइज़ जो है वो एक्चुअली कहते हैं कि जी कि आपको वाकई ऐसा काम जो अट्रैक्ट करता है। सो हमने भी एक ऐसा ही काम ढूंढ के निकाला जो हम आपको दिखाएं। बहुत सारे लोग इस पर काम कर भी रहे हैं, लेकिन वो नफासत और वो जो मुनफरिद अंदाज नज़र इनके काम में आ रहा है, तो एक्चुअली हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करें ताकि आप भी अपने लिए अगर कुछ स्पेशल बनवाना चाह रहे हैं तो आप बनवा सकें। सो नाज़रीन, मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी, मुलाकात करा देती हूँ हमारे आज के मेहमान जो कि क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए, वुड का इस्तेमाल करते हुए ये कुछ फनपारे बनाते हैं और बस लोगों को हैरान कर देते हैं। रिजवान अहमद और शुएब अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, मिस आपने बुलाया हमें। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कुछ मुझे आपने स्टार्ट बताने कहाँ से लिया काम, तो हम आपका दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। रिजवान और शुएब के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, दोनों भाई हैं और दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। स्टार्ट कैसे लिया? एक्चुअली ये सब स्टार्ट हुआ 2007 में। 2007 में जब लाहौर में हमारे FC कॉलेज में पढ़ रहे थे तो रूममेट हमारे एक आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे। आजकल उनकी एग्जीबिशंस भी होती हैं टर्की में और बड़ी बड़ी जगहों पर। वो हमारे सामने पेंटिंग्स बनाते थे और 5-6 दिन बाद जब पेंटिंग कंप्लीट होना तो हम एक बंदा हैरान हो जाता है कि क्या खूबसूरत आर्ट है। तब से दिल में ज़रा मोहब्बत पैदा हुई इस बारे में। सही। और उसके बाद कोविड से पहले मेरी बड़ी अच्छी जॉब थी दुबई में, एमिरेट्स एयरलाइन में, लेकिन कोविड के बाद यहाँ पर आकर हम भाइयों ने ये सिलसिला शुरू किया और 4 बंदों की एक टीम बनाई। खत्तात थे और क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं जैसे हम दोनों, तो ये फनपारे स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस भी रहा, नए नए आइडियाज़ आते रहे और आपके सामने रिजल्ट। सही। मुझे ये बताइएगा शायद आइडिया कहाँ से जनरेट करते हैं, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो आपके पास ऑप्शन बड़ी ज़्यादा हैं, तो आइडिया कैसे जनरेट करते हैं? अच्छा, आइडिया बेसिकली ये कि जस्ट लाइक आपको पहले एक आइडिया कंसीव करना पड़ता है, लाइक जस्ट लुक अराउंड, आप इधर उधर से कहीं से आइडियाज़ वगैरह लेते हैं, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि आपने उसको कंसीव करके उसको इस लेकर आना। लाइक अभी ये कलमा, ये लाइक
मतलब मिलियंस ऑफ पीपल दे राइट द सेम थिंग, बट बात ये है कि आपने इसको इस फॉर्म में किस तरह लेकर आना है। उसके लिए फिर ये कि लाइक इन माई टीम, जो हम चारों की टीम है, उसमें एक मैं कैलीग्राफर के साथ कोलैबोरेट करता हूँ, जो एक हमें जो डिज़ायर्ड है, जो चीज़ चाहिए हमें, उसको लिखते हैं, और फाइनली फिर वो सारी जो चीज़ है वो उसको ये भाई को मैं हैंड ओवर करता हूँ। ये फिर फर्दर उसके ऊपर जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं, क्योंकि इसकी एक स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लाइक आपस में जुड़े नहीं है, इट्स अ सिंगल पीस बेसिकली, सही, तो ये कोई किसी बॉन्ड वगैरह से जुड़ा नहीं हुआ। तो उसके लिए फिर ये कि काफ़ी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो फिर जो मशीन के अंदर देखनी पड़ती हैं, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हैं उसमें देखनी पड़ती हैं, वो फिर मैं और भाई मिलकर डिस्कस करते हैं, और फिर फर्दर जो है वो फिर प्रोडक्शन पार्ट को ये अच्छा, मुझे आप लोगों से इंस्पिरेशन एक ये भी मिल रही है कि वो लोग जो कि कहते हैं कि एक बहुत बड़ी टीम हो तो हम काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हों तो हम काम कर सकते हैं, एक आम इम्पैक्ट है ना लोगों का कि ये काम अगर करना है तो बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए। सो बताइए, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा पैसों के साथ आप आए और बहुत बड़ी टीम थी आपकी? नहीं, हम भाई थे 2 और हमारी क्रिएटिव टीम थी, जिसमें 2 और लोग हैं, जैसे मैंने बताया, खत्तात थे और डिजिटल मार्केटर। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी था कि हम चीज़ प्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे आप ये हमारे डिज़ाइन लें, ये आयत करीम है, इस आयत करीम का डिज़ाइन इवन कुछ लोगों ने बनाया भी था पहले, लेकिन इसे इस शेप में टेबल टॉप बनाकर नीचे वो जो तर्जमा हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसकी खूबसूरती में कई गुना इजाफा हुआ है। और इसके साथ हमने फिर बाकी जो डिज़ाइंस बनाए हैं वो भी यानी इसके साथ बहुत ज़बरदस्त आइडिया। अच्छा, मुझे बताइएगा स्टार्ट कहाँ से होता है? लेट्स सपोज अगर आपने ये स्टार्ट किया, सबसे पहले राइटिंग प्रोसीजर में आप आए खताती की तरफ। मैं आपको पहले एक प्रेजेंट करना चाहूँगा, ये आपका स्पेशली आपके लिए बनाया है, ये देखिएगा। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए जब हमारे गेस्ट ये स्टूडियो में एंटर हुए थे तो सबसे सरप्राइजिंग जो है, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देख सकते हैं मेरा नाम लिखा है। इसका एक मकसद ये भी था कि हम आपको ये प्रोसेस बता सकेंगे कैसे बनता है। थैंक यू सो मच। अब मुझे ज़रूर इस प्रोसेस को भी फॉलो कराइएगा कि सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं। देखिए, जैसे अब पहले तो मैंने आपके प्रोड्यूसर से नाम पूछा आपका, उन्होंने बताया अना यूसुफ, फिर कैलीग्राफर मेरे भाई शुएब, हम बैठे और स्केचेस तकरीबन 5 के करीब स्केच हमने आपके नाम के बनाए। अच्छा, उनमें फिर हमें देखना पड़ता है कि यहाँ से बारीक ना हो, इधर से लाइक इतनी इसकी क्योंकि डेप्थ हो। मेन चीज स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो है, लाइक अगर ये ज़्यादा वीक आपस में जुड़ा होगा तो वैसे ही टूट जाएगा, टूट जाएगा, बिल्कुल। वो चीज़ें जो है ना, वो बेसिकली ये फिर भाई ने देख रहे थे, लाइक मैंने ये एक फाइनल ये सेलेक्ट किया कि भाई दिस लुक्स फाइन नाउ, सो देन आई हैंड ओवर टू हिम। तो इन्होंने फिर फर्दर इसके ऊपर जो वर्किंग थी या इसके ऊपर लाइक टेक्निकल वो यही एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको। इट टुक अस लाइक 4 to 5 आवर्स। हमारे पास टाइम कम था, हमने ये डिज़ाइन फाइनल किया, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर से सारी कंप्यूटर में उसकी सेटिंग वगैरह की, और उसके बाद लेज़र मशीन से इसकी कटिंग हुई, फिर इसकी पेस्टिंग हुई। हमें लेज़र कटिंग मशीन्स में मिलीमीटर्स का हिसाब रखना पड़ता है, तो बड़ा बारीकी वाला काम है। ये स्टैंड में ही अगर हम 2-3 मिलीमीटर ज़रा कम या ज़्यादा कर दें तो ये बैलेंस नहीं रह सकता, फिक्स नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है। अपडेट है जी, चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आला के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त है, और इस पर अपडेट हमारे पास जो आई है वो ये है। सो नाज़रीन, स्क्रीन पर हम आपको काम इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर आप भी साइड ही को फॉलो करना चाह रहे हैं किस तरह से। अच्छा, मुझे रिजवान साहब ये बताइएगा, ये पेस्टिंग का काम भी आप खुद जाकर करते हैं ऑर्डर करने के बाद? जी बिल्कुल, ये हमने डिपार्टमेंट्स रखे हैं, एक लेज़र मशीन से कटिंग का है, एक पेस्टिंग का है। पहले लेज़र मशीन से कटिंग होती है वुड, उसके बाद एक्रेलिक मिरर कट होता है, उसके बाद ये पेस्टिंग डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे हमारी स्किल्ड लेबर है, वो इसे पेस्ट करते हैं, और स्पेशल ग्लू होता है उससे, ताकि ये मजबूत रहे आपस में। वुड इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक यूज़ होती है? हाँ बिल्कुल, ये तकरीबन 7 mm मोटी लकड़ी है, और प्लाईवुड बोलते हैं इसे। ये पहले और मकासद के लिए यूज़ होती थी, लाइक दरवाज़ों वगैरह के लिए और लो कॉस्ट फर्नीचर के लिए, लेकिन लेज़र मशीन्स आने के बाद और कुछ आर्टिस्ट ने जब इस पर काम किया, ये डेकोरेशन पीसेस में यूज़ होना शुरू हुई, और इसके बने हुए डेकोरेशन
एक तो कीमत में बड़े मुनासिब होते हैं और दूसरा क्वालिटी भी अच्छी है और खूबसूरत भी बहुत लगते हैं बिल्कुल देखने ऐसी है। अच्छा जी, आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद काम में इसलिए कह रही हूँ कि हर चीज़ में इन्होंने अपना कुछ स्पेशल रखा है। अब आपको ऐसे फन पारे बहुत जगहों पर नजर आ जाएंगे, लेकिन इसमें डिफरेंट जो चीज़ आपने मेरे साथ शेयर की हमारे नाजरीन को भी दिखा देंगे बिल्कुल। इसमें डिफरेंट क्या है। अल्लाह ताला के 99 नाम आपको हर जगह अवेलेबल होंगे, बिल्कुल। ठीक है। बहुत से लोग कॉपीज़ भी करते हैं उनकी। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे भी उस्ताद हैं, मैं उनका नाम भी लूँगा, मिस्टर हैदर नाम है उनका। हमने और उन्होंने मिलके इस पे तकरीबन 1 महीना काम किया और ये ग्राफिक डिज़ाइनर और ख़तात ने इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक एक नाम जो है ये बाई हैंड पहले लिखा गया है जबरदस्त। और उसके बाद फिर इनको ट्रेस आउट करने के बाद सारा ये फाइनल प्रोसीजर होगा। लाइक इट टुक अस लाइक मोर देन अ मंथ। अच्छा, इतनी खूबसूरती और इतनी महारत नजर आ रही है कि एक भी चीज़ अगर इधर से उधर मिसप्लेस हो जाए तो वो उसकी खूबसूरती मतलब बहुत ही महारत का बिल्कुल। ये मैंने काम। आपको बताया हमारे पास मार्जिन मिलीमीटर्स में होता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर इधर से उधर हुआ वो डिज़ाइन की जो शेप है वो नहीं रहती। बिल्कुल। तो हमें बड़ी डिज़ाइनर्स को स्पेशली बड़ी एहतियात इस करना चीज़ की पड़ती बहुत है। एहतियात करनी और फिर पड़ती है। इस्लामिक डिज़ाइंस हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इनके दिल में हमारी मोहब्बत है, तो उसका भी एक हमें पास रखना होता वो है कि एक अदब खूबसूरत होता है लगे। और एक बिल्कुल। लगाव होता है कि भाई इसमें तो एक चीज़ भी इधर उधर से नहीं होनी चाहिए। अच्छा शोएब, मुझे ये बताइएगा, इस तरह की जो हम कस्टमाइज चीज़ें देखते हैं तो रज़ी डिज़ाइन के नाम से आप विजिट भी कर सकते हैं और इसके अलावा अपना आइडिया भी लोग देते ही होंगे। सो आइडिया अगर लेट्स सपोज मैं अगर कोई शेयर कर रही हूँ, क्या उसको भी आप डिज़ाइन करके बनवा के दे सकते हैं? अब बिल्कुल डिपेंड ऑन द साइजेस यूजुअली, क्योंकि ये वॉल डेकोरेशंस हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, तो लोग अपने टीवी लाउंज ड्राइंग रूम्स में लगाते हैं। सो यू नो स्पेस लिमिटेड ही होती है यूजुअली, तो उसके लिए क्या हम डायमेंशंस वगैरह लेते हैं और जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लाइक नेम है, कोई डिज़ाइन है, कोई लाइक वी गॉट एन ऑर्डर जिसमें हमें कायदे आज़म की एक तस्वीर बनानी थी एक रैली के अंदर ही। तो लाइक यू नो कस्टमाइजेबल चीज़ें, यू नो वी आर रियली ओपन फॉर द आइडियाज़। लोग अपना आइडिया शेयर करें और हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि हर एक आइडिया को ना हम एक उसको एक मतलब इस फॉर्म में लेके आ सकें। सो बिल्कुल हर तरह के कस्टमाइजेबल जो भी चीज़ है वो हम उसके ऊपर ठीक है। अच्छा जी, ये बड़ी चीज़ें आपके दिल के करीब होती हैं। आप जैसे मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अल्लाह मोहम्मद नाम लिखा हुआ, ये चीज़ें वाकई अट्रैक्ट करती हैं। और आप अब मुझे बता दें, ये चीज़ें लोग कहते हैं कस्टमाइज चीज़ें बनाएं तो कॉस्टली होती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं, क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जिस तरह ये अल्लाह और मोहम्मद लिखा है, जब हम अपना डिज़ाइन है हमने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि हमारी जो मटेरियल की वेस्टेज है, जो बच जाता है, वो कम से कम हो और अपने लिहाज से हमने बनाया। अब आपका जो हमने ये नाम बनाया, ये इसमें हम कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। लाइक ठीक है, आप आइडिया आपका तो चले हमने गिफ्ट दिया, कस्टमर को हम दिखाते हैं कि ये है, कस्टमर चेंजिंग कर सकते इधर उधर, ठीक है। उसमें हमारी वेस्टेज ज़्यादा है, उसमें हमारे टाइम ज़्यादा लग रहा है, वर्किंग आवर हमारी लेबर का सब कुछ, तो ऑफ कोर्स कस्टमाइज डिज़ाइन की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि विद इन रेंज रहे ताकि ये खूबसूरत चीज़ें सब लोगों के घर में जाएं। और बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह लोग देते हैं शादियों पे, इस तरह के मौक़ों पे ये बड़ा कंपनी खूबसूरत गिफ्ट्स के तौर पे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, आप किन किन मौक़ों पे ये चीज़ें दे सकते हैं? इसकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है। बर्थडे पे देना चाहें, आप अपने ऑफिस के लिए कोई अपनी ऐसी चीज़ बनवाना चाह रहे हैं, ऑफिस के नाम वगैरह या कुछ, बहुत चीज़ें, बहुत आइडियाज़ हैं। अगर आप बनवाना चाहें, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और फिर ये खूबसूरती से जैसे अल्लाह ताला के नाम लिखे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हैं, तो इनकी तो आपके सामने ही खूबसूरती है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि किसी आइडिया के साथ काम करना चाहते हैं, अपनी मिसाल देकर कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आप काम तो कर सकते हैं, ये नहीं होता कि हमारे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अपने काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैंने अकेले स्टार्ट किया ये काम और मुझे याद है कि 4-5 महीने आई वाज स्ट्रगलिंग, क्योंकि नया नया था, ऑनलाइन काम था बेसिकली, ना फॉलोअर्स ज़्यादा थे, तो एक ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रा मुश्किल था। बिल्कुल। लेकिन ये कि कंसिस्टेंसी रही और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है और अब हमारी एक टीम है, हमारा वर्किंग एरिया है, अपना स्किल्ड लेबर है हमारे पास। तो मैं ये मैसेज दूंगा कि आप बस दिल बर्दाश्ता ना हो, कुछ भी अगर डाउन्स कुछ फॉल आए आपकी लाइफ में या कुछ, चलते रहें, चाहे थोड़ा थोड़ा करें ज़रूर,
इंशाल्लाह टाइम आता है कि बुरे आप बूम वक्त पे के होते बाद हैं। जो है वो अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है, और मेहनत अगर आप करते रहें तो बस। सो अगर आप भी कुछ ऐसा मुनफरिद बनवाना चाह रहे हैं, आप इनका पेज विजिट कर सकते हैं और आप यहाँ से जी चीज़ें जो है अपनी पसंद की बनवा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे, और मौसम की अभी जो मैं सिचुएशन देख रही थी, बाहर जितनी तेज़ बारिश हो रही है तो मेरे ख्याल से ये कहना है क्या दिल कर रहा है कि वाकई आज मौसम बेईमान है। सो खुशगवार मौसम इसको हम कहते हैं, काली घटाएं हैं और तेज़ बारिश इस वक्त हमारे ऑफिस वाले टाउनशिप के हिस्से में तो हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तेज़ भी हो सकती है क्योंकि मानसून में एक्चुअली ऐसा होता है, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होती है। तो खुशगवार मौसम है, ठंडा मौसम है, हवाएं भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि बारिश के साथ हब्स महसूस हो रहा है। तो मौसम की सूरत हाल हमारे साथ बताने के लिए मायदा मौजूद है, तो सेगमेंट शामिल कर लेते हैं टुडेज वेदर। मायदा की तरफ चलते हैं। जी मायदा, ओवर टू यू। जी है ना, बिल्कुल। शहर के मौसम की बात करें तो शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, तेज ठंडी हवाएं भी चल रही है, उसके साथ साथ बारिशें भी हो रही है। अभी आप देख रहे हैं मेरे लिए भी ये अम्ब्रेला को जो है थोड़ा सा है। उसी के साथ साथ जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है तो गर्द चमक के साथ बादल भी जो है वो जगह जगह शहर में बरस रहे हैं। कहीं पर इस टाइम हल्की बूंदाबांदी देखने में नजर आ रही है तो कहीं पर तेज बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। आज बारिशों की प्रेडिक्शन थी कि बारिशें शहर में बरसेंगी और आप देख सकती हैं कि बारिशें जो है वो किस कदर बरस रही है और उसी के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ठंडी हवाओं में हमें तो ये अम्ब्रेला संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आज वीकेंड भी है तो हमारे शहरी इस मौसम को जो है वो खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब ये मौसम जिस तरह हुआ है, मेरा तो दिल कर रहा है गर्मा गर्म चाय और पकोड़े हों और जिससे हम इस मौसम को मज़ीद जो है वो एंजॉय कर सकें। आज ये बारिशें इसी तरह से रहेंगी, ये रिमझिम इसी तरह से हमारे शहर में रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ बारिश इतनी तेज़ और मूसलाधार हो रही है तो वाटर पॉन्डिंग का मसला भी हमारे शहरियों को जो है वो फेस करना पड़ेगा। ये बारिशें इसी तरह से रात तक बरसती रहेंगी, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो पेशगोई की गई है। तो हमारे शहरी एहतियात के साथ ये मौसम भी इंजॉय करें और साथ साथ जब वो सफ़र करें तो सफ़र में भी। थैंक यू सो मच मायदा, मौसम की सूरत हाल आपने बताई और वाकई एंडिंग आज ये करने का मकसद ये सिर्फ था कि आप मौसम के साथ साथ ये भी प्लान कर लें कि आपने इस खुशगवार मौसम को वीकेंड को कैसे प्लान करना है। सो मौसम खुशगवार है, आपने इस खुशगवार मौसम में एहतियात जो मैं अक्सर कहती हूँ वो ज़रूर करनी है। रोड पर आपने ड्राइव बहुत एहतियात से करना है और इसके साथ साथ बरकी हालात की तरफ जाते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।